ब्रेक के बाद आईपीएल फिर से शुरू और वहीं पे आरसीबी और केकेआर के मुकाबले में बहुत कुछ है देखने को। आरसीबी के सामने जो इनविजिबल क्यू है ना, क्वालिफिकेशन का क्यू, वो विजिबल हो जाएगा अगर आरसीबी मैच जीत जाती है। दूसरी तरफ वहीं पे केकेआर अगर हार जाती है तो वो ऑफिशियली इस सीजन प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। चेन्नई बाहर हो चुकी है, राजस्थान बाहर हो चुकी है, वहीं पे हैदराबाद बाहर हो चुकी है, तो एक और टीम उसमें जुड़ जाएगी। तो केकेआर के लिए भी ये मैच जीतना बहुत बहुत जरूरी है। बात करेंगे सबसे पहले विराट कोहली की। विराट कोहली, देखिए बात चल रही है ना कि सफेद कपड़ों में आओ विराट कोहली को ट्रिब्यूट देने के लिए मैदान में। मैंने सोचा कि आज का जो वीडियो है ना व्हाइट शर्ट में ही बनाता हूं। क्या मैदान भरेगा? मुझे लगता है भर सकता है। अगर कोई मैदान भर सकता है विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी को ट्रिब्यूट देने के लिए सफेद कपड़ों में, तो वो बेंगलुरु का मैदान भर सकता है। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि बहुत सारे सफेद कपड़े मुझे वहां पे नजर आए, शायद पूरे ही सफेद कपड़े। खैर, ये गेंद तो सफेद रहती है ना और कपड़े रंगीन होते, उसमें ये मुकाबला है। आरसीबी के लिए ना बड़ा जरूरी है कि वो जो मोमेंटम जहां पे छोड़ा था उसी मोमेंटम के साथ आगे जाए। दिक्कत यह है कि थोड़ी चोटिल आरसीबी की टीम है, लेकिन अच्छी बात यह है ना कि ये ब्रेक की वजह से थोड़े खिलाड़ी रिकवर करते हुए नजर आए। ब्रेक के टाइम पे ना मैंने वीडियो बनाया, वो मैंने पोस्ट नहीं किया। अब उसमें ना ये बात पक्की थी कि रजत पाटीदार वो मैच नहीं खेलने वाले थे, पक्की बात थी। लेकिन अब क्योंकि रिकवरी का टाइम मिल चुका है तो रजत पाटीदार थोड़े प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। अब जब प्रैक्टिस करते हुए नजर आए तो ये भी हो सकता है कि वो खेले, हो सकता है एज ए इम्पैक्ट सब खेले, लेकिन बैटिंग करते हुए नजर आए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जितेश शर्मा आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके रजत पाटीदारी आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ये छोटी सी चीज। उसके बाद विराट कोहली के ऊपर जिम्मेदारी बहुत रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए थोड़ी सी ना बैटिंग में एक चेंज आई जरूर है। देवदत्त पडिक्कल बाहर हो चुके हैं। देवदत्त पडिक्कल के बाहर होने से ना एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक इनफॉर्म बल्लेबाज और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर आरसीबी का वो मिस होगा, उसका फॉर्म मिस होगा। तो फिर जिम्मेदारी विराट कोहली की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब विराट कोहली ऑफिशियली तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, टी20 इंटरनेशनल भी नहीं खेलते हैं। सिर्फ व्हाइट बॉल में आपको वनडे, इंटरनेशनल और आईपीएल में टी20 में नजर आएंगे। क्या कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए आने वाले वक्त में नजर आएंगे? क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है ना, एक अलग फॉर्म होता है, एक अलग टेक्निक होती है, ज्यादा बॉडी के करीब आपको खेलना होता है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप एक ही फॉर्मेट की तैयारी करते हो, एक ही फॉर्मेट में आपको आगे बढ़ना है और उसमें एक्सेल करना है, जो मुझे लगता है विराट कोहली अभी कई साल खेल सकते हैं, तो फिर क्या कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए हमको विराट कोहली देखेंगे? क्या वो लैप शॉट, क्या वो कट शॉट, क्या वो अलग अलग अंदाज में जिस तरह से खेलते वो देखने को एक मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहूंगा आने वाले वक्त में क्या करते विराट कोहली। लेकिन उनका जो फॉर्म है, एक तो ऑरेंज कैप की रेस में ना 5 रन बना देंगे, सूर्या से आगे निकल जाएंगे। वहां पे ना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है ऑरेंज कैप की रेस में। अब यहाँ पे ना सूर्या भी है उसमें, शुभमन भी है उसमें, साई सुदर्शन भी है। लेकिन एक बात विराट कोहली की बहुत खास हो जाती है कि भाई 36 साल का, मैं नौजवान कहूंगा क्योंकि उनकी जिस तरह से फिटनेस है, वो नौजवान बाकी जो बल्लेबाजी, जो युवा है, उनको कंपीट करके उनसे आगे निकल जाता है। ये इस महान खिलाड़ी की खासियत है। बाकी खिलाड़ियों पे भी नजर डालते हैं, एकजुट होकर किस तरह से खेलना है आरसीबी ने इस सीजन पूरी तरह से दिखाया है। चाहे वो यश दयाल हो जो पिछले साल सीएसके को रोका था, इस साल भी सीएसके को अपने मैदान में उसी अंदाज से रोका और आखिर में रन बनाने नहीं दिए। जबकि 2 सेट बल्लेबाज थे, महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पे, तो उनका फॉर्म देखने को मिला है लगातार। वहीं पे जोस हेजलवुड ने हाथ ऊपर किया था, कहा था कि भाई मैं अच्छी गेंदबाजी करूंगा, और आखिरी ओवर में जब यॉर्कर डाले ना मुंबई इंडियंस के सामने, तो वो भी अपनी आखिरी ओवर में अच्छे यॉर्कर्स डाल के गेम को पूरी तरह से बचाया था। अब भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की है, कुणाल पंड्या ने 2 अच्छी पारियां खेली है, वहां पे अच्छी गेंदबाजी की है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो बाकी जो खिलाड़ी है, फिल सॉल्ट का नाम ले लीजिए, वो जब तक इंजर्ड नहीं हुए थे तब तक वो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। बैटल, जब उन्हें मौका मिला उन्होंने भी हाफ सेंचुरी जड़ दी, और ऐसी हाफ सेंचुरी जड़ दी कि यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट टॉप 3 के जो बल्लेबाज रहते जिन्होंने हाफ सेंचुरी आईपीएल में जड़ी है, वो बन गए। तो उस लिहाज से जब भी लड़कों को मौका मिला है, वो एक तो क्वालिटी लेके आए आरसीबी, ये काबिले तारीफ, लेकिन साथ ही में सभी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब हेजलवुड बाहर गए तो लुंगी इंगीडी आए, वहां पे उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की, 3 विकेट भी निकाली। अब जब तक हेजलवुड पूरी तरह से फिट होके, जब एंड ऑफ द मंथ आने वाले, वो टीम के साथ जुड़ के जब वो स्टार्ट करेंगे खेलना, प्लेऑफ्स में वो अवेलेबल है, ये अच्छी बात है। तो ये ब्रेक से एक और फायदा हुआ ना, जो मैंने पहले बात की थी कि पहले रजत पाटीदार की इंजरी थी, पार्टिकल बाहर हो गए,
और हेजलवुड बाहर थे तो 3-4 प्लेयर बाहर हो जाते तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब क्योंकि ब्रेक की वजह से थोड़ा टाइम मिल गया, हेजलवुड की आने की पूरी तरह से तैयारी है, रजत पाटीदार प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, तो बहुत ओवरऑल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है आरसीबी के खेमे में। रोमारियो शेफर्ड की वो शानदार पारी अगर नहीं आती तो सीएसके जो आखिर ओवर तक लड़ी थी ना, तो कहां पे वो जल्दी से मैच खत्म कर जाती। तो कितनी इंपॉर्टेंट पारी थी आरसीबी के लिए। देखिए आखिरी के 2 ओवर में 50 रन बना दिए थे, खलील अहमद को 33 रन मार दिए, 4 छक्के 2 चौके, उसके बाद पथिराना को भी आड़े हाथ लिया था, अपना कैरेबियन पावर दिखाया था। आने वाली मैचेस में भी बड़ा जरूरी है रोमारियो शेफर्ड का रहना और वो परफॉर्म करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फेज में वो बैटिंग करते हैं। प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते हैं। देखिए विराट कोहली तो आपको नंबर 1 नजर आएंगे, लेकिन उसके साथ फिल सॉल्ट भी नजर आ सकते हैं। प्रैक्टिस किया था उन्होंने, तो इसका मतलब वो तैयार है। आइडियली जिस तरह से बैटल का परफॉर्मेंस था ना, आप उन्हें बाहर बिठाना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है ना, आपको एक ओवरसीज गेंदबाज चाहिए, आपको रोमारियो शेफर्ड और टीम डेविड दोनों चाहिए, फिर आपके पास ओपनर भी चाहिए आपको। तो फिर फिल सॉल्ट जो अच्छा प्रदर्शन करे थे, आप उनको वापस लेके आना चाहते हैं। सो फिल सॉल्ट अब नंबर 3 पे ना, ये बहुत बड़ा दाव रहेगा मयंक अग्रवाल, क्योंकि रिप्लेसमेंट एज ए प्लेयर लिया है उन्होंने। राइट हैंड बल्लेबाज है, वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वाली काबिलियत क्या वो लेके आते। जिस तरह से स्पिन को खेल रहे थे, लेग स्पिनर को बहुत अच्छा खेल रहे थे, जबकि मयंक अग्रवाल का अगर आप आंकड़ा देखें लेग स्पिनर के सामने अच्छा नहीं है, लगभग 14 का ही औसत है। तो वो एक दिक्कत हो सकती है। अगर अच्छी शुरुआत मिल गई तो फिर वो फॉर्म को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी दांव तो चलना पड़ेगा। आपके पास स्वस्तिक शिकारा है, आपके पास मयंक है, मैं मयंक के साथ जाना चाहूंगा एटलीस्ट शुरुआत में। खैर उसके बाद रजत पाटीदार बैटिंग करते हुए तो आपको नजर आ सकते, क्योंकि नेट में बैटिंग की थी। जितेश शर्मा, हो सकता है कि अगर रजत पाटीदार फील्ड ना करे तो ये कप्तानी करें। टिम डेविड, कुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, ये तो आपके हो गए टॉप 8। लेकिन एक बात ये ना कि कुणाल पंड्या क्योंकि एक लौते लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो जाएंगे, तो मैं ये देखना चाहूंगा पर्सनली कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले बीच में बैटिंग करने की, नंबर 4 या 5 पे, ताकि वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का जो राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता है वो चला सके आरसीबी। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, लुंगी इंगीडी, यश दयाल और सुयाश शर्मा। एक चीज मैं लुंगी इंगीडी से देखना चाहूंगा, वो जो स्लोअर वन है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे, क्योंकि उनका स्लोअर वन पिक करना इतना आसान नहीं है। जब टीवी में भी देखते हैं ना, तो हल्का सा ड्रिफ्ट होता है बाहर की तरफ, इसी वजह से गेंद बहुत ज्यादा खड़ी हो जाती है। तो वो थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और जैसे ही हेजलवुड फिट हो जाएंगे तो लुंगी इंगीडी जी यहाँ पे वो आ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल लुंगी इंगीडी। और सपोज कोई बैटिंग में समस्या है कि कोई इंजर्ड है और आपको लग रहा है कि आपके पास विकल्प नहीं है, बतौर आरसीबी फैन आपको लगता है कि क्या क्या ऑप्शन है, सो शिकारा का ऑप्शन है, मनोज बांडेगे का ऑप्शन है, और स्वप्निल सिंह का। स्वप्निल सिंह आपको एज ऑलराउंडर एबिलिटी भी लेके आते, तो आपके पास विकल्प मौजूद है। केकेआर के लिए ना 2 मैच जीतना बड़ा जरूरी है, वो भी अच्छे रन रेट के साथ। उसके बाद भी प्लेऑफ्स की गारंटी है नहीं, क्योंकि दोनों जीतने के बाद भी 15 पे पहुंचेंगे, और यहाँ पे ना 16 पे लड़ाई चल रही है। सो केकेआर का जो सीजन रहा है ना, जिस तरह से अभी तक रहा है, डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन रहा है। सबसे बड़ा मसला मुझे लगा है कि जिस तरह से वेंकटेश अय्यर को एक तो अपनी पोजीशन नहीं मिली जहां पे वो बैटिंग करते हैं नंबर 3 पे, और दूसरा उनका प्रदर्शन नहीं होना। स्पिनर के सामने जिस तरह से ओवरऑल बैटिंग की है मिडिल ओवर्स में, खास करके केकेआर की बैटिंग यूनिट ने, वो भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। आपके पास अगर 9 बल्लेबाज है, आपके पास 9 बल्लेबाज है ना, उसके बावजूद भी आप कंसिस्टेंट स्कोर अदा नहीं कर पा रहे हो, अच्छे स्पिन को नहीं खेल पा रहे हो, तो दिक्कत हो रही है। केकेआर के सामने बिल्कुल वही हो रहा है। और बीच में मुझे लगा ना, अंग्रेश रघुवंशी, जिनका फॉर्म बहुत बढ़िया नजर आया पहले से, उसको एक डेजिग्नेटेड बैटिंग पोजीशन रेगुलर दिया नहीं, वो भी एक दिक्कत का सामना है। रिंकू सिंह भी शुरू में पहले नीचे ज्यादा खेल रहे थे, उनको भी ज्यादा गेंदें मिलती नहीं है। एंड्रे रसल, शुरुआत में तो उनकी बैटिंग लगभग आई नहीं, उसके बाद अब जब ऊपर बैटिंग करने लगे तो लास्ट के 2 मैचेस में उनका प्रदर्शन भी देखने को बेहतर मिला है। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, 146 का उनका स्ट्राइक रेट है अभी तक पूरे सीजन में। लेकिन 2 अजिंक्य रहाणे आपको नजर आते हैं, एक पावर प्ले वाला अजिंक्य रहाणे और एक पावर प्ले के बाद का अजिंक्य रहाणे। पावर प्ले में आपको वो स्ट्राइक रेट ना उनका 180 भी नजर आता है, लेकिन वही स्ट्राइक रेट ना पावर प्ले खत्म होती है, जैसे स्पिन आती है ना, 110 का हो जाता है। ये सबसे बड़ा पहलू है केकेआर के लिए, जिसने बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ दी है। अब इसका निकाल क्या है, मैंने पहले भी बात की थी कि या तो अजिंक्य रहाणे ओपन करे, या तो फिर जब वो नंबर 3 बैटिंग करे तो उनको पूरी तरह से ऑल आउट जाना ही जाना है, स्पेशली पावर प्ले के बाद। वरना वेंकटेश अय्यर को नंबर 3 पे बैटिंग कराना ये बहुत जरूरी था, जो वो करा नहीं पाए, बिकॉज अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं। तो ये केकेआर ना गेंदबाजी में भी ना जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं ना, वो पकड़ नहीं पाई है। हमने राजस्थान के सामने भी देखा था कि मैच तो जीत गए थे, लेकिन 71 पे 5 हो गए थे। उसके बाद आखिरी ओवर में वो जीतने की जद्दोजहद चल रही थी। उसका रीजन ये भी है ना कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है 2 स्पिनर पे, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण पे। उसके अलावा अगर आप गेंदबाजी यूनिट पे नजर डालेंगे ना, तो आपको एक तो
कोई भी एक ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आता जिस पे आप कहेंगे कि यार ये हमारा डेथ बॉलर है। मिचेल स्टार्क हुआ करते थे, उन्हें मिस किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई गेंदबाज न, क्योंकि पिछले मैच में भी चेन्नई के सामने अंशुल खम्बोज और नूर अहमद भी धोनी के साथ बैटिंग कर रहे थे। आपके पास टैलेंटर बैट्समैन है, वहां पे भी आप मैच पकड़ सकते थे ना, वो मैच नहीं पकड़ पाए। जरूर 2 गेंदें ही बची थी, वहां पे सीएसके जीता, लेकिन उससे पहले कई ऐसे मोमेंट थे जहां पे मैच जीता जा सकता था। अब यहाँ पे कैप्टन के बारे में सोचा जाए कि अजिंक्य रहाणे क्या वो मैच नहीं पकड़ पा रहे बतौर कप्तान, क्योंकि मैच तो जा रहा है ना, और या तो फिर उनके पास वो गेंदबाजी नहीं है जो आखिर में मैच पकड़ सके सिवाय ये दोनों गेंदबाजों के। और दूसरा, 4 जब आप मेन गेंदबाज खेलते हो ना और 2 ऑलराउंडर से खेलते हो, तो आपके पास मतलब जो कई टीमें 5 प्योर गेंदबाज प्लस 1 ऑलराउंडर से खेलती है, केकेआर का सेटअप अलग है, 4 प्योर गेंदबाज और बाकी के 2 ऑलराउंडर आपको नजर आते हैं। ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत रही है इस सीजन। वेंकटेश अय्यर पिछला मैच नहीं खेले थे, स्टिचेस लगे थे, मनीष पांडे खेले थे। मैं देखना चाहूंगा वापस उन्हें लाया जाए, बहुत बड़ा दांव चला है, हो सकता है कि ये ब्रेक उनके लिए बेहतर हो और वो परफॉर्मेंस करें। रैमरल गुरबाज, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, ये टॉप 3 रहे। वेंकटेश अय्यर क्या नंबर 3 पे वो बैटिंग कर सकते हैं। रहाणे तो मिडिल ओवर में बैटिंग नहीं कर सकते शुरुआत में, वो बड़ा मुश्किल काम है। यह असमंजस रहा है पूरे टाइम पे। रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, एंड्रिक नोकिया, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती। मैं देखना चाहूंगा एंड्रिक नोकिया को खिलाने से केकेआर क्यों इतने रिलेक्टेंट रहे, ये मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, लेकिन पेस काम आ सकती है जरूर। स्पिन पे हमेशा दारोमदार रहेगा। आरसीबी के सामने आप जब खेल रहे तो वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, लेकिन बॉल इतनी ग्रिप नहीं करती है, तो वहां पे आपको स्पंजी बाउंस नजर आया इस सीजन ना। चिन्ना स्वामी में स्पंजी बाउंस नजर आया, तो वहां पे एक आपके पास अतिरिक्त पेस हो और अच्छी लेंथ को रेगुलर हिट करने वाला गेंदबाज है तो काम आ सकता है। एंड्रिक नोकिया पे मेरा दाम रहेगा। आप केकेआर क्या करती है वो देखना होगा। और अंकुरिश रघुवंशी, वो आपके इंपैक्ट प्लेयर, लेकिन अंकुरिश रघुवंशी को ना एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रेगुलर देना जरूरी है, क्योंकि लगातार ये लड़का रन बना रहा है। बहुत सारे मैचअप्स है। अजिंक्य रहाणे बनाम कुणाल पंड्या और भुवनेश्वर कुमार, ये दोनों ने मिलकर 11 बार आउट किया अजिंक्य रहाणे को, तो एक मैचअप तो बेशक रहेगा ही रहेगा। दूसरी तरफ विराट कोहली के सामने सुनील नारायण, 104 का स्ट्राइक रेट है, 17 इनिंग खेले आमने सामने और 4 बार आउट किया है। खामोश रखने में कामयाब रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं रहा है कि सुनील नारायण का बहुत दबदबा है। इस बार स्पिन बहुत अच्छा खेले विराट कोहली, क्या थोड़ा ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा? वो स्ट्राइक रेट 105-4 के आसपास है, क्या उससे बढ़ाया जाएगा, ये मैं देखना चाहूंगा। थोड़ा जो सामने की तरफ खेल रहे हैं वो स्पिन के सामने बहुत अच्छा है। उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी वर्सेस यश दयाल, 5 गेंदों में 2 बार आउट किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अंकुरिश रघुवंशी का यश दयाल के सामने। एक तो केकेआर की तरफ से जब रोमारियो शेफर्ड बैटिंग करने आए ना आरसीबी के लिए, तो एक ओवर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की रखे जरूर। सुनील नारायण ने परेशान किया है रोमारियो शेफर्ड को। अब दूसरी बात, वहां पे आ जाएंगे एंड्रे रसल बनाम सुयश शर्मा। सुयश ने पिछली बार गुगली में बोल्ड किया था, 1 ओवर उनकी रखना ही रखना है आरसीबी को एंड्रे रसल के सामने, तो ये मैचअप दोनों तरफ से मैं देखना चाहूंगा। आरसीबी मुझे पुख्ता नजर आ रही है। अगर ये ब्रेक से पहले होता जहां पे 3-4 इंजरीज थी आरसीबी के लिए, तो मैं कहता कि शायद ये बराबरी का मौका है, लेकिन यहां पे ना आरसीबी थोड़ी आगे है, केकेआर का कॉन्फिडेंस डाउन है, 1-2 प्लेयर से बचना है। अगर केकेआर जीतती है तो 1-2 प्लेयर के दम पे जीतेगी, लेकिन ओवरऑल अगर टीम की रचना देखे तो आरसीबी बहुत आगे है। क्या विजिबल क्यू नजर आएगा आरसीबी के सामने, ये देखना होगा।